हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो देखिए, आज हम करने वाले हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आप पढ़ चुके होंगे या फिर पढ़ रहे होंगे। क्लास 12 फिज़िक्स की ये चैप्टर 3 का टॉपिक है। देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिस तरह से रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स आप पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 में और चैप्टर 3 में, हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस जनरली हैं। एक है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो उसी तरह से यहाँ पे सेल्स में भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। दो ही तरह के कॉम्बिनेशंस यहाँ भी एग्जिस्ट करते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज तो हम करने वाले हैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें दो पोलैरिटीज़ होते हैं। एक होता है सेम पोलैरिटी का और एक होता है डिफरेंट पोलैरिटी का केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी, नाउ सेम पोलैरिटी का मतलब क्या है? अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे या नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेम पोलैरिटी। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए। समझिए कि आप दो सेल लेकर आ रहे हैं और उनका जो ईएमएफ है वो E1 है फर्स्ट वाले का, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा R1। एक सेल हमारे पास ये है ईएमएफ E1 का और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 का। नाउ एक दूसरा सेल आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे। अब ये दूसरा सेल कनेक्ट करने के लिए नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा सेम पोलैरिटी का केस। इस तरह से फिलहाल दो सेल पे हम लोग बात कर लेते हैं, फिर आगे चल करके जनरल एक सिचुएशन बना लेंगे। इस सेल का ईएमएफ E2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। देखिए, सेम पोलैरिटी में एक नेगेटिव टर्मिनल सेल का दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल देखो, इधर वाला पॉजिटिव टर्मिनल, ऊपर में एक एक्सटर्नल रेजिस्टर अगर लगा दिया जाए, सर्किट कंप्लीट कर दिया जाए तो ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, यहाँ पे ऊपर में रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल सर्किट है। ऊपर वाला सर्किट हम नहीं बना रहे हैं, केवल हमें सेल को बनाना है, या फिर केवल हम सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने वाले हैं, तो सेल से काम चल जाएगा हमारा। इसीलिए फ़िलहाल अभी हम ऊपर का सर्किट नहीं बना रहे हैं। समझ जाइएगा आप। देखिए, यहाँ पे टर्मिनल ए है और यहाँ पे टर्मिनल बी है। तो जब इस तरह से किसी दो सेल्स को आप सेम पोलैरिटी में कनेक्ट करते हैं तो इनका जो नेट ईएमएफ आता है, E इक्विवेलेंट या E नेट आप कह सकते हैं, इस केस में E1 प्लस E2 आएगा और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2। ये होता है इनका नेट इक्विवेलेंट वैल्यू। मतलब ये हुआ कि ये दो सेल्स आपके पास है, तो इनको कंबाइन करके आप एक नया सेल बना सकते हैं, एक नया सर्किट को बना सकते हैं, जिसमें केवल एक सेल रहेगा जिनका वैल्यू इन दोनों पे डिपेंड करेगा, और इनका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो जाएगा। दैट मीन्स आप इस पूरे सर्किट में जहाँ आप E1 और E2 को कनेक्ट कर रहे हैं, उसके बदले आप केवल एक सेल लगाएंगे जिसका वैल्यू होगा E इक्विवेलेंट के बराबर, और ये वैल्यू E1 प्लस E2 के बराबर आएगा। और यहाँ पे R है तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये R1 R2 का नेट वैल्यू यहाँ रहेगा। तो आप इस सर्किट को इस तरह से रिड्यूस कर रहे हैं। अब ये कहाँ पे यूज़ में आता है या किस लिए यूज़ करते हैं हम इसे? देखो, मान लो कि आपके पास दो सेल्स हैं, एक सेल 1 वोल्ट का है और दूसरा सेल 3 वोल्ट का आपके पास है। ठीक है, दो सेल्स है, दो बैटरीज हैं, एक का 1 वोल्ट और दूसरे का 3 वोल्ट। बट आपको एक ऐसा सर्किट बनाना है जिसमें आपको ज़रूरत है 4 वोल्ट का, लेकिन आपके पास 4 वोल्ट का बैटरी तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे? आप 1 वोल्ट का बैटरी और 3 वोल्ट का बैटरी को इस तरह से कनेक्ट कर देंगे, तो नेट वैल्यू जो निकल कर आएगा एक इक्विवेलेंट सर्किट का, मतलब नए सर्किट का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। और क्योंकि देखो सीरीज़ में है R1 और R2, ये दोनों तो सीरीज़ में है, तो इसलिए हम यहाँ पे R इक्विवेलेंट सीरीज़ वाला फॉर्मूला लगा देंगे, R1 प्लस R2। ठीक है, अब देखिए, इनका डेरिवेशन एग्जाम में आपके एग्जाम में आता है कि डेरिवेशन कैसे करेंगे आप इसका। आपको कैसे पता ये वैल्यू E1 प्लस E2 आएगा? तो इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे हम। मान लीजिए आपके पास जो सर्किट है, इस सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो V1 है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट का नाम दे देते हैं A'। तो इस A और A' के बीच में इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज है V1,
और इधर ए डैश और बी के बीच में जो दूसरा सेल आ रहा है, इस दूसरे सेल का टर्मिनल वोल्टेज अज्यूम कर लेते हैं V2। सेकेंड सेल का टर्मिनल वोल्टेज मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इस सेल के अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ V2, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज़ V1। नाउ आपको अगर नेट वोल्टेज निकालना है ए और बी के बीच में, नेट टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल V बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे V1 प्लस V2 कर देंगे, V1 प्लस V2 ये कर देंगे हम। ओके, नाउ आपको पता है ए और बी के बीच में टर्मिनल वोल्टेज उतना ही होगा जितना इनके कॉम्बिनेशन में होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे आप लिखेंगे V इज़ इक्वल टू, या इस तरह से करते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं, V1 इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला आपको पता होगा, E माइनस आई इंटू आर, टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला E माइनस आई आर। अब यहाँ देखो ये V1 वोल्टेज है इस सेल के लिए, तो इसका EMF E1 है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, प्लस अब देखिए टर्मिनल वोल्टेज V2, टर्मिनल वोल्टेज V2, इसके अक्रॉस कितना टर्मिनल वोल्टेज है, तो ये EMF हो जाएगा E2 माइनस ऑफ I इंटू R2। ठीक है, अच्छा यहाँ हम करंट ड्रॉ करना भूल गए, करंट आप निकाल लो, किसी भी सेल से करंट निकाल लो। मान लो हम यहाँ से करंट ले रहे हैं I, तो ये करंट पूरे सर्किट में फ्लो होकर के वापस सेम करंट मिलेगा इस पूरे सर्किट को, तो करंट I फ्लो कर रहा है मान लेते हैं। अब यहाँ देखो ये जो वैल्यू आया है E1 और E2 को साथ रख लो, E1 प्लस E2 ये साथ हो जाएगा। नौ ये और ये साथ रखेंगे, I R1 माइनस I R2, सो E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन R1 प्लस R2। ये जो फार्मूला आया है टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी, क्या ये फार्मूला बहुत ज़्यादा सिमिलर है टर्मिनल वोल्टेज के फार्मूले से? अगर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन को इस तरह से अज्यूम करें, इस पूरे कॉम्बिनेशन को इस तरह से अज्यूम करें कि हमारे पास इन दो सेल्स के बजाय इनका नेट वैल्यू हमारे पास है, तो देखो सर्किट किस तरह से रिड्यूस हो जाएगा, सर्किट कुछ ऐसा रिड्यूस हो जाएगा, सर्किट कुछ ऐसा रिड्यूस हो जाएगा जहाँ पे ये जो बैटरी है इसका EMF हो जाएगा E इक्विवेलेंट के बराबर, इन दोनों के सम के बराबर, और जो रेजिस्टेंस है वो इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा R इक्विवेलेंट, और ये सेम पोटेंशियल है, टर्मिनल है पॉइंट ए एंड ये सेम टर्मिनल पॉइंट बी, टर्मिनल बी। अगर आप इसके लिए टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन ए बी का आप अगर एक्सप्रेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। नाउ ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 और ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2, अगर आप ध्यान से देखें इन दो इक्वेशंस को, इनको कंपेयर करें अगर हम, तो इन दोनों में हमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। कॉमन मतलब कि कुछ हम कंपेयर करेंगे तो हमें दिखेगा दैट E इक्विवेलेंट के प्लेस पे E1 प्लस E2 आ गया है और R इक्विवेलेंट के प्लेस पे R1 प्लस R2 आ गया है। सो कंपेयरिंग 1 एंड 2, कंपेयरिंग 1 and 2, what can we say? We can say that जो E इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो E1 प्लस E2 के बराबर है, E1 प्लस E2 के बराबर है, और जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, R इक्विवेलेंट का ये R1 प्लस R2 के बराबर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास सेम पोलैरिटी के केस में नेट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट EMF एंड नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2। ठीक है, देखिए जब आप इस पूरे सर्किट को अलग अलग ब्रेक कर रहे थे E1, E2, R1, R2 में, तो हमारे पास E1 फर्स्ट वाले सेल का EMF था, E2 सेकेंड वाले सेल का EMF था, R1 इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस था, R2 इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस था। तो हम जानना चाह रहे थे कि E1 और E2 के कारण पूरे सर्किट में नेट EMF कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसी का एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे। ठीक है, इन दोनों के प्लेस पे हम इसका नेट वैल्यू रख लेंगे, इन दोनों के प्लेस पे हम इसका नेट वैल्यू रख लेंगे। अब हम सर्किट को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हमें इनके बीच का टर्मिनल वोल्टेज निकालना होगा, फिर इनके बीच का टर्मिनल वोल्टेज निकालना होगा, और दोनों को जोड़ने पे हमें ए और बी का टर्मिनल वोल्टेज पता चल जाएगा। तो सिमिलरली उसी तरह से अगर हम इस पूरे सर्किट को ब्रेक करके एक नेट सर्किट बना लेते हैं जो इसी के बराबर होगा, बस इसमें जो वैल्यू है वो इन दोनों का सम होगा और इन दोनों का नेट वैल्यू होगा। तो ए और बी के बीच में हम जो फार्मूला लिखेंगे इस सर्किट के लिए दैट इज़ E इक्विवेलेंट माइनस ऑफ आई आर, और यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आया है दैट इज़ E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2।
अब आप इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो E1 प्लस E2 के प्लेस पे E इक्विवेलेंट है, माइनस के प्लेस पे माइनस है, I के प्लेस पे I है, R इक्विवेलेंट के प्लेस पे R1 प्लस R2 है। तो कंपेयर करने पे हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। होप ये क्लियर है आपको। अब इसी में एक और केस बनता है डिफरेंट पोलैरिटी का। डिफरेंट पोलैरिटी, तो डिफरेंट पोलैरिटी में क्या होता है कि आप नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। तो अब देख लेते हैं हम डिफरेंट पोलैरिटी का केस। डिफरेंट पोलैरिटी का केस। नाउ डिफरेंट पोलैरिटी में पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल किससे कनेक्ट होगा? अपने ही दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल वाला जो बैटरी है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। इसे कहते हैं हम डिफरेंट पोलैरिटी। इसका डायग्राम क्या बनेगा? देखो इसका डायग्राम बनाएंगे। देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल, और इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस। ये नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है और इस पॉजिटिव को जाकर पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। देखिए हो गया कनेक्शन। टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, EMF E1, EMF E2। ठीक है, अब हमें पता करना है यहाँ पे कि इन दोनों सेल्स के कारण, इन दोनों बैटरीज के कारण नेट रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिलेगा। नेट रिजल्टेंट वैल्यू क्या मिलेगा? तो सेम एक्सप्रेशन हम लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चंस में इस तरह से सेम पोलैरिटी का केस आए जहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट हो और पॉजिटिव से कनेक्शन हो, तो उस केस में हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि किस वाले सेल का EMF ज़्यादा है। सपोज़ कर लो E1 का EMF, फर्स्ट वाले सेल का EMF ज़्यादा है सेकेंड वाले सेल से, मतलब E1 इज़ ग्रेटर देन E2। इस केस में आप करंट उस सेल से, उस बैटरी से ड्रॉ करेंगे जिसका EMF ज़्यादा होता है। E1 ज़्यादा है तो आप यहाँ से करंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आप करंट ड्रॉ करिए, करंट I। क्या सेम करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा और वापस करंट I इसी बैटरी में आ जाएगा? ठीक है, देखो जिस सेल का EMF ज़्यादा होगा वहाँ से आप करंट निकालिएगा, यहाँ से करंट निकला, इसको पूरे सर्किट में फ्लो कराना है और वापस ये जितना करंट यहाँ से निकला था वापस उतना करंट इसको वापस दे देना है। क्लियर? अब देखिए इसमें और क्या करेंगे हम। अब इसका एक नेट रेजिस्टेंस या नेट सर्किट बना लेते हैं। इसका नेट सर्किट ऐसा कुछ बनेगा, ये टर्मिनल ए रखेंगे। अब इन दोनों बैटरीज के प्लेस पे हम केवल एक बैटरी लगाएंगे जो इनका नेट वैल्यू दे रहा होगा। ठीक है, अब ये या इधर इस साइड पे प्लस रखेंगे या इस साइड पे प्लस रखेंगे, तो वो डिपेंड करेगा कि जिस सेल का EMF ज़्यादा है वो किस तरह से रखा हुआ है। इस सेल का EMF ज़्यादा था तो इसका प्लस वाला टर्मिनल लेफ़्ट साइड पे था और माइनस वाला टर्मिनल राइट साइड पे था। तो इसी के बेसिस पे हम ये नेट सर्किट बनाएंगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, और ये हो गया हमारा इस सेल का या इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। दिस इज़ E इक्विवेलेंट एंड दिस इज़ R इक्विवेलेंट। ठीक है, करंट हम यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, करंट I। चलिए इसका डेरिवेशन फटाफट कर लेते हैं। सेम मान कर चलो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है पॉइंट A डैश। अब A और A डैश के बीच में लेट अस सपोज पोटेंशियल का ड्रॉप आया है V1, मतलब टर्मिनल वोल्टेज है V1, और इस सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज आया है दैट इज़ V2। तो आपको अगर A और B के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप चाहिए या टर्मिनल वोल्टेज चाहिए तो AB इज़ इक्वल टू AB इज़ इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज इज़ इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस E1 प्लस टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस E2। इस तरह से लिख लेंगे। अब टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E माइनस IR। फर्स्ट सेल के लिए E1 माइनस IR1 प्लस सेकेंड सेल के लिए E2 माइनस IR2। अब दोनों को आप एक साथ रख लो, ये हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ IR1 प्लस R2। एक सेकंड रुको, कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? हाँ देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है। यहाँ देखिए ये जो आप
टर्मिनल वोल्टेज ले रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा था, करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा था, बट यहाँ देखो करंट नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से करंट पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा था और यहाँ करंट नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आएगा, या फिर ऐसा समझ लीजिए जब करंट वापस जा रहा था तो करंट नेगेटिव टर्मिनल के अंदर जा रहा था, ये करंट नेगेटिव टर्मिनल के अंदर जा रहा था, बट यहाँ देखो यहाँ तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल में ही घुसा चला जा रहा है। तो इस E2 को हम क्या करेंगे, नेगेटिव में लेंगे। ये वाला E2 जो है इसे हम नेगेटिव में लेंगे। ठीक है, बात क्लियर हुई। इस E2 को हम नेगेटिव में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन होना चाहिए था ऐसा, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट करंट का डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, तो यहाँ पे हम माइनस ऑफ E2 लेंगे। तो ये बन जाएगा E1 माइनस E2, और देखो ये IR1 और IR2 में कोई चेंजेस नहीं होगा, जैसा है वैसे ही लिखेंगे इसको, क्योंकि फॉर्मूला में आता है E2 माइनस E माइनस IR। सो यहाँ से माइनस I कॉमन, R1 प्लस R2। अब ये जो फार्मूला है, देखो क्या ये फार्मूला आपको कुछ देखा देखा लग रहा है। टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला होता है E इक्विवेलेंट माइनस IR, E माइनस IR। तो अगर हम इस फॉर्मूले को इसके बेसिस पे जज करेंगे, तो कंपेयर करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस AB इज़ इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस करंट I फ्लो कर रहा है I इंटू R। तो यहाँ देखो ये जो हो गया हमारे पास I इंटू R इक्विवेलेंट, ये जो हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इनको कंपेयर करिए, यहाँ पे जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है कि जो वैल्यू यहाँ पे E1 माइनस E2 के बराबर है, वो वैल्यू यहाँ पे E इक्विवेलेंट के बराबर है। यहाँ पे माइनस I यहाँ सेम है, यहाँ पे R1 प्लस R2 है, और इसके प्लेस में यहाँ पे R इक्विवेलेंट है। मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो हमें मिलेगा दैट जो इक्विवेलेंट वैल्यू आया है वो E1 माइनस E2 का आया है, और R इक्विवेलेंट जो वैल्यू आया है दैट इज़ R1 प्लस R2। देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आया फार्मूला में। आप सेम पोलैरिटी में ले रहे हो या डिफरेंट पोलैरिटी में ले रहे हो, उससे कुछ फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि R1 और R2 अभी भी सीरीज़ में है, इससे पहले वाले केस में भी सीरीज़ में था, और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए रजिस्टर्स में हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो दोनों सीरीज़ में यहाँ पर भी है, वहाँ पे भी था, तो इसीलिए R1 प्लस R2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, पोलैरिटीज़ अलग हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट हो गया। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक रूल है, जो सेल का EMF, जिस सेल का EMF ज़्यादा होगा उसे पहले लिख लेंगे, और जिस सेल का EMF कम होगा उसे बाद में लिख करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सेम पोलैरिटी का केस होगा तो क्या करेंगे, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड होता तो ऐड कर देते, प्लस कर देते, E1 प्लस E2 हो जाता। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर्मूला याद हो गया, डिफरेंट पोलैरिटी के केस में क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होता है। अच्छा एक और बात, ये जो आप डेरिवेशन देख रहे हैं, ये डेरिवेशन मैं टर्मिनल वोल्टेज के टर्म्स में कर रहा हूँ। इस डेरिवेशन को आप किरचॉफ्स रूल लगाकर भी कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर मैं कुछ दूसरा वीडियो लाता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे, तो मैं किरचॉफ्स रूल से भी इसका डेरिवेशन करके आपको बता दूंगा। वो ज़्यादा आसान है, जिस तरह से ये आपको आसान लग रहा है वो भी आसान है, बस वहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं, करंट का डायरेक्शन, वोल्टेज EMF के कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, तो ये सारी बातें हैं, तो मैं आपको बताऊँगा वो किस तरह से करना है आगे जब कभी लेक्चर में बनाऊँ इस टॉपिक पर फिर से। तो अभी देखिए इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, फिर मैं आपको आगे मैं n नंबर ऑफ़ सेल्स के लिए बताऊँगा फार्मूला। देखिए सपोज़ करिए कि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे एक सेल लगाया गया और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया, दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया है। अब दोनों सेल देखो आपको जज करना है कि ये सेम पोलैरिटी में है या डिफरेंट पोलैरिटी में है। ठीक है, सेम पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्शन होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव से कनेक्शन होगा। तो अब देखो यहाँ पे मान लो ये वाला सेल है 6 वोल्ट का, ये वाला सेल है 2 वोल्ट का, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम। आपको बताना है कि इसका जो नेट इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा वो कितना आएगा और आर इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करिएगा। देखिए इसमें क्या है, हमारे पास दो सेल्स दिए गए हैं जिसका EMF E1 E2 है, इसे मान लेते हैं EMF E1, इसे मान लेते हैं EMF E2, इसे मान लेते हैं R1 और इसे मान लेते हैं R2। अब नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, जब नेगेटिव को आप पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं
ठीक है, जब नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं तो अपोजिट पोलैरिटी आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये सेम पोलैरिटी वाला केस हो गया, सेम पोलैरिटी वाला केस हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, वैल्यू आएगा 6 प्लस 2, 6 वोल्ट प्लस 2 वोल्ट, दैट इज 6, 7, 8 वोल्ट। मतलब ये सर्किट में जो बैटरीज लगे हैं ये नेट ईएमएफ कितना प्रोड्यूस करेंगे, 8 वोल्ट का। और आर इक्विवेलेंट अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आर इक्विवेलेंट कितना निकाल लेंगे, R1 प्लस R2, हमेशा R1 प्लस R2 यूज़ करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। तो ये हो जाएगा 1 ओम और ये हो जाएगा 2 ओम, मतलब आंसर हो जाएगा 3 ओम। तो इनका नेट रेजिस्टेंस या नेट सर्किट, मैं बार बार सर्किट के प्लेस पे रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, नेट सर्किट जो बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 8 वोल्ट का सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस कंबाइन होकर के 3 ओम। तो इस तरह से कुछ आंसर आएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक और चीज़ समझिए, आपसे पूछा जा रहा है बताओ कि इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो आप क्या करेंगे, करंट का फॉर्मूला लगाएंगे। करंट का फॉर्मूला टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के फॉर्म में क्या होता है, I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। जैसे ओम्स लॉ में I इज इक्वल टू वी बाई आर होता है ना, I इज इक्वल टू वी बाई आर, तो V के प्लेस पे E का वैल्यू रखेंगे और R के प्लेस पे R का ही वैल्यू रखेंगे। नाउ I इज इक्वल टू नेट ईएमएफ कितना है पूरे सेल का, पूरे सर्किट का, तो नेट ईएमएफ हम निकाल चुके हैं 8 वोल्ट है। नेट रेजिस्टेंस कितना है पूरे सर्किट का, नेट रेजिस्टेंस भी हम निकाल चुके हैं 3, ठीक है, ये 3। तो इस तरह से इतना एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में। होप क्लियर है आपको ये, ठीक है। अच्छा, अगर क्या होगा अगर हम इसमें 3 या 4 या 5 इस तरह से सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, तो मान लो कि हम इसी क्वेश्चन में एक और सेल बढ़ा देते हैं, यहाँ से आप एक और सेल बढ़ा देते हैं और इसको अगेन आप नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल लेकर कनेक्ट करते हैं इस तरह से, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है अगेन 1 ओम रख लेते हैं और इसका जो ईएमएफ है इसे 5 वोल्ट रख लेते हैं, एंड दिस इज E3, इसका ईएमएफ मान लेते हैं E3 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R3। तो देखिए क्या अभी भी नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना। एक सेकंड रुक जाइए, ये केस हम बाद में करेंगे, पहले आप सेम पोलैरिटी का केस समझ लो प्रॉपर वे में। और ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है अगेन पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो क्या ये सारा सेल्स सेम पोलैरिटी के अंदर है, तो इक्विवेलेंट वैल्यू कैसे निकलेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3। तो E इक्विवेलेंट जो आएगा दैट विल बी E1 प्लस E2 प्लस E3। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, 6, E2 is 2, E3 is 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 7 plus 6 is 13 वोल्ट। R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पे देखिए दिस इज़ 1 प्लस दिस इज़ 2 प्लस 1, 2, 3 एंड 4 ओम। तो नेट वैल्यू कुछ इस तरह से आएगा। करंट पता करना है इस सर्किट में कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 13, R इक्विवेलेंट का वैल्यू 4। इतना एम्पियर ऑफ करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। इज इट क्लियर। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक और सर्किट लगा देते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, मान लीजिए यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है अगेन 2 ओम का है। तो अब बताइए ये जो सेल्स अलग अलग कंबाइन हुए हैं, ये 1 वोल्ट का है, ये जो सेल्स अलग अलग कंबाइन हुए हैं इसमें कितना नेट ईएमएफ है, मतलब बैटरीज का नेट ईएमएफ कितना है। तो अब देखो कनेक्शन, देखो कनेक्शन कैसा है, कनेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे E4 ऐड करना होगा। यहाँ पे E4 का वैल्यू कितना है 1 वोल्ट, तो यहाँ पे 1 वोल्ट और ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा 14 वोल्ट, ये बन जाएगा 14 वोल्ट। R इक्विवेलेंट में क्या करेंगे, यहाँ पे एक और रेजिस्टर आ गया है R4 का, तो ये हो जाएगा R4, इसमें सिंपली ऐड करेंगे 2 ओम का, मतलब ये हो जाएगा 6 ओम, ये हो जाएगा 6 ओम। अब करंट कितना फ्लो करेगा, अब करंट का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए ये हो गया 14 और ये हो गया 6, तो इतना एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करेगा। क्लियर। अच्छा ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में हम डिफरेंट पोलैरिटी का केस ले लें, डिफरेंट पोलैरिटी का केस अगर हम लेते हैं तो देखिए क्या करेंगे। डिफरेंट पोलैरिटी में अज्यूम करो कि ये जो सेल है, ये सेल, इस सेल को हम कनेक्ट कर रहे हैं नेगेटिव को नेगेटिव से, और यहाँ पे हम कर देते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव को नेगेटिव से, और इधर पॉजिटिव हो गया। और इसे फ़िलहाल अभी हटा देते हैं, 3 सेल्स में समझेंगे पहले।
ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन आपको 2 या 3 सेल का ही देगा, उससे ज़्यादा क्वेश्चन, उससे ज़्यादा सेल्स तो ऐड नहीं करेंगे आपके एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स में। ये हो गया पॉइंट बी। अब देखिए, पहले देखो जो सेल सेम पोलैरिटी में, पहले उनका ईएमएफ निकाल लो, और जो अपोजिट पोलैरिटी में है, डिफरेंट पोलैरिटी में, उनको माइनस कर दो। देखिए क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सेम पोलैरिटी में कौन है, देखिए इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब ये सेल और ये सेल देखने में लग रहा है ना, देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, यहाँ राइट पे नेगेटिव है, यहाँ भी राइट पे नेगेटिव है, मतलब ये सेल और ये सेल सेम पोलैरिटी में आ गया। तो आप क्या करेंगे, E1 और E3 को ऐड करेंगे, ठीक है। अपोजिट पोलैरिटी में कौन है, ये वाला सेल, ये अपोजिट पोलैरिटी में, ये इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव कनेक्टेड है, और यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है। तो इसे माइनस कर देंगे, क्योंकि इस सेल को लगा होना चाहिए था ऐसा, लेकिन ये लगा है ऐसा, इसीलिए माइनस ऑफ E2 कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए E1 का वैल्यू 6, E3 का वैल्यू कितना 5, और माइनस E2 का वैल्यू 2, ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, 11 माइनस 2 9 वोल्ट का ईएमएफ बनाएगा ये, मतलब ये ईएमएफ को रिड्यूस कर देगा। पहले ईएमएफ बढ़ रहा था, ये घट गया। आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जब आर इक्विवेलेंट आप निकालेंगे तो इसमें आप सारे इंटरनल रेजिस्टर्स को ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा रेजिस्टर्स सीरीज़ में अभी भी है। पोलैरिटी सेम रखो या डिफरेंट रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इंटरनल रेजिस्टर को, क्योंकि यहाँ पे देखो इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी सीरीज़ में, तो केवल आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन देखते हुए काम करना है। 1 + 2 + 1 ये हो जाएगा 4 ओम। कहीं पे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा खुद से, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि क्या करना है आपको। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया चीज़, सारा बात क्लियर है, ठीक है। अगर हम ऐसा देख लें, अगर हमारे पास 3 सेल्स के बजाय केवल 2 ही सेल्स हैं, जैसे केवल ये दोनों सेल्स हैं हमारे पास, केवल ये दोनों सेल्स हैं हमारे पास। अब देखो इन दोनों सेल्स में सेम पोलैरिटी है या अपोजिट पोलैरिटी है, तो बहुत ही क्लियर है ये चीज़, अपोजिट पोलैरिटी है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है। तो ई इक्विवेलेंट निकालने का क्या तरीका हो जाएगा, जो सेल ज़्यादा है, जिसका वैल्यू ज़्यादा है, उसको पहले रखेंगे। 6 - 2 E1 - E2, 6 - 2 क्या बन जाएगा 4 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 + R2। आर इक्विवेलेंट अभी भी सीरीज़ में है, तो 1 + 2 दैट इज़ 3 ओम। करंट, कोई बोला आपसे करंट निकालिए, कोई पूछ रहा है आपसे करंट का वैल्यू, तो करंट का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, E/R, E का वैल्यू 4, R का वैल्यू 3, 4/3 एम्पियर। होप ये क्लियर है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए एक क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, अगर कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, अच्छा प्रीवियस ईयर का एक अलग से सीरीज़ बना दूंगा, ठीक है। अभी समझ लेते हैं n नंबर ऑफ सेल्स के लिए। अगर हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन में n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर n नंबर ऑफ सेल्स, फॉर n सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज़, फॉर n सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज़। जैसे मानिए कि कुछ सेल्स हैं, इनका ईएमएफ अलग अलग है, 1 सब सेम पोलैरिटीज़ में है, 2 3 एंड इस तरह से बहुत सारे सेल्स हैं, n नंबर ऑफ सेल्स, इस तरह से E1 E2 E3 अप टू En, R1 R2 R3 अप टू Rn। तो देखो क्योंकि ये सेम पोलैरिटीज़ में है सारा, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सारे सेल्स को ऐड कर दो, E1 + E2 कहाँ तक ऐड करना पड़ेगा, अप टू En ऐड करना पड़ेगा। और R इक्विवेलेंट निकालना है अगर, तो R1 + R2 प्लस कहाँ तक याद ऐड करना है, Rn तक ऐड करना है। तो अगर सेल्स के वैल्यूज़ अलग अलग दिए गए हैं आपको, E1 का वैल्यू अलग है, E2 का वैल्यू अलग है, E3 का वैल्यू अलग है, तो इस तरह से सिंपली आप ऐड कर दीजिए, एक नेट वैल्यू मिलेगा, वही आपका बन जाएगा एक नेट सर्किट, है ना। ये बन जाएगा एक नेट सर्किट, जहाँ पे जो सेल है उसका वैल्यू हो जाएगा E इक्विवेलेंट के बराबर, और ये बन जाएगा R इक्विवेलेंट के बराबर। तो इस केस में देखो, क्योंकि हम सारे सेल्स को इस तरह से ऐड करते जा रहे हैं, सारे सेल्स का ईएमएफ ऐड करते जा रहे हैं,
तो जो नया सर्किट हमारे पास नेट सर्किट बनेगा इसके कारण उसका ईएमएफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ईएमएफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में आपको ईएमएफ ज़्यादा मिलेगा, रेजिस्टेंस भी ज़्यादा मिलेगा। नाउ क्या होगा अगर हम इन सारे सेल्स को कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे n आइडेंटिकल सेल्स का कंडीशन है, n आइडेंटिकल यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आइडेंटिकल मतलब एक जैसे सेल्स होंगे अगर, मतलब सभी सेल्स का ईएमएफ सेम, सभी सेल्स का ईएमएफ सेम, सभी सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम R के बराबर, सभी सेल्स का ईएमएफ सेम, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम। इस केस में देखिए क्या होगा, जो नेट ईएमएफ आएगा, ई इक्विवेलेंट जो आएगा वो आप E प्लस ई कहाँ तक करेंगे, वो आप करेंगे अप टू n, कहाँ तक करेंगे, अप टू n नंबर ऑफ सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स करेंगे, मतलब जितने भी सेल्स होंगे, 5 सेल्स है तो 5 तक, ई 5 तक, 100 सेल्स है तो 100 तक, 1000 सेल्स है तो 1000 तक। इन द सेम वे अगर आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे, या फिर देखिए यहाँ पे E इक्विवेलेंट अगर आप n तक कर रहे हैं तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ E। इन द सेम वे अगर आप R इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तो R इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, R1 प्लस R2 प्लस अप टू कहाँ तक, अप टू n नंबर ऑफ सेल्स तक। तो क्या ये वैल्यू n R के बराबर आएगा ना, ये वैल्यू n R के बराबर आएगा। अगर हम कहें आपसे कि इसमें आप बताइए कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट निकालने का तरीका क्या है, देखिए करंट निकालने का तरीका क्या है, करंट I जब आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट, है ना। तो कैसे क्या हो जाएगा, ये E इक्विवेलेंट हो जाएगा n E के बराबर, और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा n R के बराबर, E इक्विवेलेंट n E के बराबर, R इक्विवेलेंट n R के बराबर। तो ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप इन सेल्स को किसी एक्सटर्नल रजिस्टर में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर से कोई सर्किट बना हुआ है वहाँ आप कनेक्ट कर रहे हैं। देखो अगर आप इसे एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब बाहर किसी रजिस्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि केवल सेल तो आप कनेक्ट करेंगे नहीं। मान लो इस सेल से आप एक बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं, एक फ़ैन कनेक्ट कर रहे हैं, या किसी भी दूसरे चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो बाहर का रजिस्टर आएगा, ये बाहर का जो रजिस्टर आएगा उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल R से। इस पूरे सर्किट में ये बाहर का रजिस्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल R से। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम रजिस्टर ऐड हो जाएगा, इस तरह से ऐड हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो ये हो गया कैपिटल R। इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हुआ ये आपको पता करना है। तो देखिए इस वाले फार्मूले में जहाँ पे आप करंट निकाल रहे हैं, इस वाले फार्मूले में R इक्विवेलेंट आप लिख रहे हैं। आप R इक्विवेलेंट जब लिख रहे हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन के कारण फार्मूला तो NR आ गया, बट क्या ये एक्सटर्नल रजिस्टर भी इसके साथ सीरीज़ में कनेक्शन में है, ठीक है, सीरीज़ में कनेक्शन में है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट में क्या आप NR के प्लेस पे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट मतलब इनका सीरीज़ कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3 जहाँ तक गया, कहाँ तक गया, ये NR तक गया, N इंटू R तक गया, और ये भी तो सीरीज़ में है, तो इस पूरे रजिस्टर के साथ ये भी तो कनेक्टेड होगा, और ये एक है केवल, इसको लिखेंगे R प्लस NR। मतलब दोनों रजिस्टर्स को आप ऐड करिएगा, दोनों वैल्यूज़ को आप ऐड करिएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा R प्लस NR। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सवाल आता है, इसमें 2 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, 2 केसेस बनेंगे। पहला केस समझिएगा, अगर हम बाहर का रजिस्टर मतलब एक्सटर्नल रजिस्टर को ज़्यादा रखते हैं इंटरनल रजिस्टर NR से। केस 1 क्या है, अगर ये जो रजिस्टर लगा हुआ है इस पूरे सर्किट में, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इंटरनल रजिस्टर्स का वैल्यू, सबका कॉम्बिनेशन का वैल्यू कम है, तो ये कम वैल्यू है तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो करंट जो फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में, ये वाले पूरे सर्किट में, वो हो जाएगा N इंटू EMF ऑफ 1 सेल डिवाइडेड बाई, ये तो कम है, देखो ये वैल्यू बहुत कम है तो आप इसे इग्नोर कर देंगे, तो NE बाई R के बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या ये सर्किट यूज़फुल होगा, आप सोच कर बताइए क्या ये सर्किट यूज़फुल होगा। देखिए बिल्कुल यूज़फुल होगा, क्योंकि देखो EMF बढ़ गया है n नंबर ऑफ़ टाइम्स, EMF बढ़ गया है n नंबर ऑफ़ टाइम्स। अगर EMF n नंबर ऑफ़ टाइम्स बढ़ गया है तो करंट भी बढ़ जाएगा, तो सर्किट में करंट ज़्यादा फ्लो करने लगेगा। तो ये सिचुएशन है यूज़फुल, ये सिचुएशन बन गया हमारा यूज़फुल। इसे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये यूज़फुल सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट केस क्या है, केस 2। केस 2 में अगर हम ऐसा देखते हैं कि जो रजिस्टर है बाहर वाला एक्सटर्नल रजिस्टर, अगर उसका वैल्यू बहुत कम है कॉम्बिनेशन ऑफ सारे इंटरनल रजिस्टर्स से, मतलब R आप जोड़ रहे हैं, जोड़ते हुए आपको बहुत बड़ा वैल्यू मिल गया जो इससे भी बहुत ज़्यादा है,
तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में उसका एक्सप्रेशन हम लिखेंगे N × E डिवाइडेड बाई, देखिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया, अब ये वैल्यू घट गया है तो इसे आप इग्नोर कर दीजिए क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये वैल्यू कम है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम हो गया है तो ये वैल्यू रहेगा और इसे वैल्यू हम इग्नोर कर देंगे। सो N × R, तो यहाँ से N कैंसिल हो जाएगा तो I का वैल्यू आ जाएगा E डिवाइडेड बाई R, I का वैल्यू आ जाएगा E डिवाइडेड बाई R। तो देखो जब आप एक EMF वाला सेल, मतलब एक सेल जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसे कनेक्ट कर रहे हैं सर्किट में, तो करंट क्या मिलेगा, I = E/R। और इन सारे को कनेक्ट कर रहे हैं इस तरह से कि इनका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टर से, तब भी वही करंट मिल रहा है जो एक सेल से मिल रहा था। तो ये सिचुएशन तो यूज़फुल नहीं हुआ ना। सोचो आप 1000 सेल्स कनेक्ट कर रहे हैं और उनमें करंट उतना ही मिल रहा है जितने में एक सेल से मिल रहा था, तो ये सिचुएशन तो यूज़फुल नहीं हुआ। दिस इज़ नॉट यूज़फुल, दिस इज़ नॉट यूज़फुल। नीचे छिप गया है क्या, एक सेकेंड, हाँ ये छिप गया है, जस्ट अ सेकेंड, इसे मैं यहाँ बना लेता हूँ। देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा कि इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, I = E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट। अब E इक्विवेलेंट का वैल्यू NE के बराबर और R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आता है, R + NR। हम NR को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो R इग्नोर कर देंगे, सो NR आ जाएगा, N से N कट जाएगा, तो फाइनली करंट फ्लो करेगा E/R। तो ये सिचुएशन इज़ नॉट यूज़फुल। क्यों यूज़फुल नहीं है, क्योंकि करंट उतना ही मिल रहा है जितना एक सेल से मिलता था E/R, इसीलिए ये सिचुएशन यूज़फुल नहीं है। तो ये सिचुएशन यूज़फुल नहीं होगा। सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में सेल को कंबाइन करना है आइडेंटिकल सेल्स को, तो ऐसे कंबाइन करेंगे कि इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बाकी इंटरनल रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में ज़्यादा आ जाए, तभी ये सिचुएशन यूज़फुल होगा, अदरवाइज़ ये यूज़फुल नहीं होगा। कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको क्योंकि करंट सेम ही रहेगा। एक सेल यूज़ कर लीजिए या फिर 1,00,000 सेल यूज़ कर लीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ करेंगे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।